Hello everyone, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one new revision lecture. Chapter name is Company Audit. Company Audit, Chapter 10 of Company Law. In Company Law there are 29 chapters, and today I came up with Chapter Company Audit. Company Audit comprises of Section 139 to Section 148. Section 139 comprises of appointment of auditor. Section 140 removal and resignation of auditor. Section 141 qualification and disqualification of auditor. Section 142 tells remuneration of auditor. Section 143 power and duties of auditor. Section 144 ऑडिटर नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस हो गया, मैनेजमेंट सर्विस हो गया, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज हो गया. सेक्शन 145 टेल्स ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट. सेक्शन 146 टेल्स दैट द ऑडिटर हैज़ टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल जनरल मीटिंग. सेक्शन 147 टेल्स दैट इफ द ऑडिटर डन एनीथिंग mistake या fraud, then punishment for contravention of that. Section 147 punishment and Section 148 post audit. So now I start with Section 139. In Section 139, first auditor of a non-government company and first auditor of a government company, both are different. So now I started with Section 139 of first auditor of non-government company. The first auditor other than government company shall be appointed by the board of director within 30 days of the registration of the company. मतलब कि जो पहला ऑडिटर किसी भी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का होगा, जिस दिन कंपनी स्टार्ट होगा या इनकॉर्पोरेट होगा या रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का, उस दिन से 30 दिन के अंदर एक नया ऑडिटर को अपॉइंट करना कंपलसरी है. If the board fails to exercise its power, the appointment of the first auditor, it shall inform the member of the company, and the company in general meeting may appoint the first auditor within 90 days at an extraordinary general meeting, and such auditor shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting. कहता है कि अगर पहला 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपॉइंट नहीं करता है डायरेक्टर को, तो नेक्स्ट जो 90 डेज होगा उतना दिन के अंदर में मेंबर मीन्स शेयर होल्डर को अपॉइंट करना पड़ेगा एक ऑडिटर कंपनी में. उसका जो टाइम पीरियड बोलिए चाहे ड्यूरेशन बोलिए कंपनी में, वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ही उसका ड्यूरेशन होगा. अब कैजुअल वैकेंसी, फीलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8. अगर जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, तो अगर वो कंपनी छोड़ के चला गया, चाहे उसका डेथ हो गया या रिजाइन कर दिया, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो गया, चाहे इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके जगह पर जो कैजुअल वैकेंसी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिलअप करेगा. द बोर्ड में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर विद इन 30 डेज, बट where such a vacancy is caused by resignation of an auditor, such appointment shall also be approved by the company at an annual general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board. जो कैजुअल वैकेंसी हो गया, तो जो कैजुअल वैकेंसी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिलअप करेगा कैजुअल वैकेंसी को विद इन 30 डेज. जिस दिन कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगा कंपनी में, उस दिन से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा एक नया ऑडिटर कंपनी में. और अगर वो जो ऑडिटर कंपनी छोड़ के गया, अगर रिजाइन करके गया है, तो अपॉइंट तो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही, बट उसका अप्रूवल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में लेना पड़ेगा, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग 3 महीना के अंदर में हो जाना चाहिए. An auditor appointed in a casual vacancy shall hold office until the conclusion of next annual general meeting. अगले एनुअल जनरल मीटिंग तक वो ऑडिटर कंपनी में बना रहेगा. अब अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं कि जो ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी में कैसे होता है. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी.
Controller and Auditor General of India shall, in respect of a financial year, appoint an auditor duly qualified to appointed as an auditor of a company Act 2013 गवर्नमेंट। पहले तो गवर्नमेंट कंपनी बताता है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी एनी अदर कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट कंपनी होता है वो सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर आता है। गवर्नमेंट कंपनी होता है सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर आता है। और जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 51% अगर किसी कंपनी के ऊपर अगर आ जाए तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। तो गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? इन ए गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड एंड कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट shall be appointed by the controller and auditor general of India within 60 days from the date of registration of a company। गवर्नमेंट कंपनी में जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है उस दिन से 60 दिन के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नया ऑडिटर को अपॉइंट करें। अगर C&AG मीन्स कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर डज नॉट अपॉइंट मगर अगर फेल्स टू अपॉइंट नहीं कर पाता है तो अगले 30 दिन में द BOD ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट। अगर C&AG मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर 60 दिन में अपॉइंट नहीं करता है तो अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का अपॉइंट करेगा अगले 30 दिन में। फर्दर इन केस ऑफ ए फेल्यूर ऑफ बोर्ड टू अपॉइंट, और अगर अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल्यूर मतलब अपॉइंट नहीं कर पाता है तो अगले 60 दिन के अंदर में जो कंपनी का जो शेयर होल्डर है, मेंबर है, इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में एक नया ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। अब कैजुअल वैकेंसी, इसका भी गवर्नमेंट कंपनी का कैजुअल वैकेंसी। इन केस ऑफ ए कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर टू बी फिल्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज। कहता कि जिस भी कंपनी का ऑडिट C&AG करता है तो उस कंपनी का अगर कैजुअल वैकेंसी होता है ऑडिटर का तो ऑडिटर अपॉइंट भी C&AG करेगा विद इन 30 डेज जिस दिन से वो छोड़ के गया कंपनी को। इन केस द C&AG डज नॉट fill the vacancy within the set period, the BOD shall fill the vacancy within next 30 days। अगर जो 30 दिन का जो समय मिला था C&AG को अपॉइंटमेंट करने के लिए एक नया ऑडिटर को, अगर C&AG अपॉइंट नहीं कर पाता है वो 30 दिन के अंदर में तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक नया ऑडिटर अपॉइंट करे अगला 30 दिन में। ये तो हो गया फर्स्ट ऑडिटर का। बट जनरली कंपनी में जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है और वो एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी मेंबर है या शेयर होल्डर है वही अपॉइंट करता है। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल भी अपॉइंट हो सकता है या फर्म एज एन ऑडिटर भी अपॉइंट हो सकता है। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल आदमी भी अपॉइंट हो सकता है ऑडिटर, या फर्म मीन्स कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म हो चाहे LLP हो वो भी अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। कहता है कि जो द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। जो भी ऑडिटर अपॉइंट होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, उसका ऑफिस अगला मतलब 6th AGM तक उसका टाइम। If an auditor appointed in the first annual general meeting, he shall hold office till the 6th annual general meeting। मतलब अगले 5 साल तक वो कंपनी में एज एन ऑडिटर काम करेगा। Thereafter till the conclusion of every 6th annual general meeting हो गया। फिर मैनर एंड प्रोसीड्योर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रूल 3 में बोलता है कि in case of a company that is required to constitute audit committee as per section 177, the committee in case of a where such committee is not required to constitute, the board shall take into consideration the qualification and experience of individual or firm proposed to be considered appointments of auditor। कहता है कि अगर कंपनी में
अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट करने के लिए ऑडिटर को। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड अपने मन से किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ऑडिट कमेटी दिया हुआ है। ऑडिट कमेटी क्या होता है? ऑडिट कमेटी जो कि सेक्शन 177 ऑफ कंपनी एक्ट में, तो सेक्शन 177 में जो ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी मतलब होता है कि इट इज द कमेटी ऑफ डायरेक्टर, इट इज नॉट कमेटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिट कमेटी इज द कमेटी ऑफ डायरेक्टर। तो कौन कौन सा कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है, इसका भी एक चार्ट है कि 10, 50, 100। 10 किसका है? अगर किसी भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ है और 50 करोड़ है इसका लोन बोरोइंग डिवेंचर और 100 करोड़ है टर्नओवर, तो उस कंपनी का एक ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। कहता है कि ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एज द केस में बी सेड रिगार्ड टू पेंडिंग प्रोसीडिंग मैटर। कोई भी अगर कुछ भी अगर ऑडिटर को प्रॉब्लम होता है कंपनी में तो ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म कर सकता है। इतना भी सब यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आगे चलते हैं। जो टर्म सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 टर्म्स ऑफ ऑडिटर, कितना दिन के लिए एक ऑडिटर एक कंपनी में अपॉइंट हो सकता है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 प्रोवाइड दैट लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी। ये जो टर्म्स ऑफ ऑडिटर है मतलब एक कंपनी में एक ऑडिटर कितने दिन तक अपॉइंट हो सकता है, ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 ये 2 कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है, 1 पर्सन कंपनी पे या एंड स्मॉल कंपनी पे। 1 पर्सन कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइंड है और स्मॉल कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है। ये दोनों कंपनी पे टर्म्स ऑफ ऑडिटर है जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 है वो अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अपॉइंट एंड रीअपॉइंट। तो टर्म्स मीन्स कितना दिन एक ऑडिटर एक कंपनी में अपॉइंट हो सकता है। एन ऑडिटर एंड इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। एक इंडिविजुअल 5 साल तक रह सकता है कंपनी में और ऑडिट फर्म जो भी एक ऑडिट फर्म है एज एन ऑडिटर 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। 2 टर्म तक एक फर्म रह सकता है एक कंपनी में एज एन ऑडिटर। अब रूल 5 ऑफ द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 2। कहता है कि जो टर्म्स ऑफ ऑडिटर है वो कौन कौन सा कंपनी को करवाना पड़ेगा, मतलब रोटेट करवाना पड़ेगा। जो भी ऑल अनलिस्टेड कंपनी जितना भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसको अपना ऑडिटर को रोटेट करवाना पड़ेगा। मतलब कि जिसका जो टर्म है उतना दिन तक वो कंपनी में ऑडिटर रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या ज़्यादा है तो उसको भी एक ऑडिटर इंडिविजुअल ऑडिटर को 5 साल तक या फॉर्म ऑफ ऑडिटर को 2 टर्म ऑफ 5 साल तक एज ए ऑडिटर काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। अगर कोई भी कंपनी ये दोनों जो फर्स्ट कंडीशन है सेकंड कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करता है तो अगर वो बैंक से या पब्लिक डिपॉजिट लिया हुआ है 50 करोड़ से ज़्यादा तो भी उसको जो भी इंडिविजुअल है उसको 5 साल तक या जो भी ऑडिटर एज एन ऑडिटर है जो फर्म ऑफ एन ऑडिटर है उसको 2 टर्म ऑफ 5 साल तक एज एन ऑडिटर काम कर सकता है। अब कूलिंग पीरियड आता है। कूलिंग पीरियड मतलब हुआ कि एक ऑडिटर जो कंपनी में 5 साल तक काम किया इंडिविजुअल ऑडिटर, तो अगर वो कंपनी 5 साल कंप्लीट होने के बाद वो अगर कंपनी छोड़ के गया तो कितने दिन तक वो कंपनी में अगेन रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, उसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं। An individual auditor who has completed his term 1 term of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years। अगले 5 साल तक वो कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, बट 5 साल के बाद अपॉइंट हो सकता है। An audit firm which has completed his term 2 terms of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company
फॉर 5 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सिस्टम। जो भी फॉर्म ऑफ एन ऑडिटर है वो भी अगर किस कंपनी में अपॉइंट हुआ था और वो 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर कंप्लीट कर दिया और कंपनी वो वैकेट किया, उस दिन से वो अगले 5 साल तक उसी कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, बट वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद वो अपॉइंट हो सकता है। फिर बोलता है कि फर्दर एज एन अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैज कॉमन पार्टनर एंड पार्टनर टू द ऑडिट हुज टेन्योर एक्सपायर। बोलता है कि जो फॉर्म ऑफ ऑडिटर था वो 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर उसका कंप्लीट हो गया और वो कंपनी छोड़ के चला गया, तो जो अगला किसी अगर फर्म को अगर कंपनी अपॉइंट करता है एज एन ऑडिटर, तो उसमें किसी भी पार्टनर कॉमन नहीं होना चाहिए जो कि पहले फर्म में था। अब रोटेशन में आते हैं। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन वही होता है कि एक इंडिविजुअल वो 5 साल तक काम करेगा, एक फर्म होता है वो 2 टर्म ऑफ 5 साल तक काम करेगा और 5 साल का कैजुअल वैकेंसी है। अगले 5 साल तक कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता है, बट अगले 5 साल तक तो नहीं हो सकता, बट 5 साल ओवर होने के बाद वो अपॉइंट हो सकता है। उसी को बोलता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। मेंबर ऑफ ए कंपनी में रिजल्ट प्रोवाइडेड in that audit firm appointed by it, audit partner and his team shall be rotated at such interval as may be prescribed. Audits shall be conducted by more than one auditor. Audit एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर भी कर सकता है जो कि फर्म में होता है। The central government may by rules prescribe the manner in which company shall rotate. सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल्स बनाया है कि ऑडिटर कैसे रोटेट हो सकता है कंपनी में। सब हो गया। फर्स्ट ऑडिटर हम लोग ऊपर ही कवर कर लिए थे। कहा कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, एक जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसका रीअपॉइंटमेंट कब कब हो सकता है। ऐसे तो उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ तो, बट कब वो अपॉइंट नहीं हो सकता अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। आप डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट, डिस्क्वालीफाइड मतलब सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 में अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया तो अपॉइंट नहीं हो सकता, चाहे ही हैज़ नॉट गिवन द कंपनी ए नोटिस इन अनविलिंगनेस टू बी अपॉइंटेड। अनविलिंगनेस मतलब उसको अपॉइंट होने का इच्छा नहीं है एज एन ऑडिटर। या स्पेशल रिजोल्यूशन, अगर किसी भी कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करता है कि नहीं मुझे ऑडिटर नहीं चाहिए तो भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता है। चलिए सेक्शन 139 कंप्लीट हो गया। हम लोग सेक्शन 140 में आते हैं। सेक्शन 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ए स्पेशल नोटिस। सेक्शन 140 बोलता है रिमूवल भी बोलता है, रेजिग्नेशन भी बोलता है। तो पहले तो देखिए रिमूवल में आते हैं। द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज term only by special resolution of the company and after obtaining previous approval of the central government by making an application in form ADT2। कहता है कि जो भी ऑडिटर कंपनी में अपॉइंट हुआ था उसको कंपनी रिमूव कर सकता है, बट रिमूव करने के बाद जो फॉर्म होता है ADT2 वो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ADT2 फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज इन्फॉर्म कर दे कि हाँ मैं इस ऑडिटर को रिमूव कर दिया हूँ। The company shall hold the general meeting within 60 days of receipt of approval of central government by passing a special resolution। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म किया कंपनी को कि हाँ ऑडिटर को रिमूव करो तो 60 दिन तक एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जो भी एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन ई फॉर्म MGT 14। जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है वो MGT 14 फॉर्म में होता है। अब सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर रिजाइन भी कर सकता है, ठीक है। आप लोग तो रिमूव कर रहे हैं बट ऑडिटर खुद भी कंपनी छोड़ के जा सकता है। रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। If the auditor has resigned from the company, he shall file within a period of 30 days from the date of resignation a statement in ADT 3।
कोई भी ऑडिटर अगर कंपनी छोड़ के जाता है, मतलब रिजाइन करके जाता है, तो 30 दिन के अंदर ADT 3 फॉर्म कंपनी को और रजिस्ट्रार को वो फाइल करना उसको कंपलसरी है 30 दिन के अंदर ADT 3 फॉर्म में। इफ ए गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी और company controlled by central government, state government and auditors shall also file such a statement with the Controller and Auditor General of India along with company and registrar। कहता कि अगर यही कोई भी ऑडिटर अगर गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के जाता है तो उसको जो ऊपर में ADT 3 फॉर्म जो फाइल किया था कंपनी और रजिस्ट्रार को, तो उसको जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें उसको तीनों को फाइल करना पड़ेगा, मतलब C&H को भी करना पड़ेगा, कंपनी को भी करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को भी फाइल करना पड़ेगा ADT 3 फॉर्म। The auditor shall indicate the reason and other fact as may be relevant with regard to the resignation। और जो ऑडिटर रिजाइन करेगा कंपनी से, जो फॉर्म ADT 3 फाइल किया था कंपनी को और रजिस्ट्रार को और C&H को, तो उसमें वो रीजन बताएगा कि हाँ मैं कंपनी क्यों छोड़ के गया हूँ। If the auditor does not comply with aforesaid provision, he or it shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 बट विच में भी एक्सटेंड टू 5 लाख रुपये। कहता है कि कोई भी ऑडिटर कोई भी प्रोविजन अगर कॉम्प्लाई नहीं किया, सपोज डेट उसको नोटिस भेजना था, स्टेटमेंट भेजना था ADT 3 कंपनी को, रजिस्ट्रार को, इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इन गवर्नमेंट कंपनी में C&H को भी भेजना था, कंपनी को भी भेजना था, रजिस्ट्रार को भी भेजना था। अगर कोई भी प्रोविजन अगर कंप्लाई नहीं किया होगा तो उसको पेनल्टी 50,000 से लेकर के 5 लाख तक उसको पेनल्टी लगेगा। वही स्पेशल नोटिस फॉर रिमूविंग ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, स्पेशल नोटिस भी देगा तो भी उसको हम लोग हटा सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक मेंबर है चाहे शेयर होल्डर है, वो स्पेशल नोटिस दे सकता है कंपनी को कि मुझे ए ऑडिटर कंपनी में ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटाना चाहिए, तो वही होता है स्पेशल नोटिस। पूरे कंपनी लॉ में 2 ही जगह स्पेशल नोटिस होता है, एक तो सेक्शन 140 में जो कि रिमूवल के केस में ऑडिटर का, और एक और सेक्शन 169 में जो कि हम लोग डायरेक्टर को रिमूव करते हैं कंपनी से, जो तो उसमें भी स्पेशल नोटिस ही लगता है। If the retiring auditor has not completed a consecutive 5 year, or as the case may be 10 year as provided, special notice shall be required for resolution and annual general meeting appointed as auditor other than retiring auditor से वैसे दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।